हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीजीटी केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर से पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करने का स्टार्टिंग किया था। तो सबसे मैंने पहले कहा था कि मैं 2000 से 2020 तक जितने भी पेपर हैं पीजीटी के, पीजीटी केमिस्ट्री यूपी पीजीटी के, वो सारे सीक्वेंस वाइज सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, उसी को आगे लास्ट लेक्चर में मैं जो है 27 क्वेश्चन तक बताया था पिछले वीडियो में। जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, वो पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो ये 2000 पेपर पीजीटी का है, यूपी पीजीटी का। और इसको सॉल्व करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि यूपी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो अगर ये जो 20 साल के में जितने पेपर हुए हैं पीजीटी के, अगर मैं वो सॉल्व कराऊंगा आपको और आप उसको बार बार देख के केवल पेपर ही कर लेंगे, तो 50% क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं, ये एकदम बात तय है। तो आप वीडियोस को बार बार देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, जैसे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और एक रिवीजन के तौर पे मुझे लगता है कि डेली आप एक बार इसको जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ एग्ज़ाम्स के, वो ज़रूर कराइए, क्योंकि आप यही अपने से करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अलावा इससे रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ इसके बगल में, आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम 27 क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर पे करवाए थे उससे आगे स्टार्ट करेंगे। और ये भी वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, आधे घंटे का वीडियो होगा, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो सही रहते हैं पढ़ने के लिए, आप बार बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग वो भी यहाँ पे आके पेपर सॉल्व कर सकें और उनको भी कुछ फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 28वां क्वेश्चन। तो 28वां क्वेश्चन है कि द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी। तो चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें पूछा है आपके कि एन ब्यूटेन का सबसे स्टेबल जो है कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा। तो इसका आंसर है एंटी स्टैगर्ड। तो एंटी स्टैगर्ड इसलिए होता है क्योंकि इससे क्या है कि एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है आपका, ठीक है। और जो मिथाइल ग्रुप होता है वो आपके डायहेड्रल एंगल पे होता है 180 डिग्री पे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। दो ग्रुप अगर पास पास रहेंगे तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा एंटी स्टैगर्ड। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है हम उसको पढ़ लेते हैं कि इन एंटी स्टैगर्ड फॉर्म द CH3 group attached with adjacent carbon atoms are at 180 degree and free from torsional strain and steric strain। तो ये टॉर्सनल और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों से फ्री है, तो इसलिए ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। आप लोग इसका फिगर देख लीजिएगा बना के, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था तो बनाना बड़ा मुश्किल था। और ये आपको पता होना चाहिए कि चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म कौन सा स्टेबल होता है। नॉर्मल्स जो भी जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें आप देख लीजिएगा लेक्चर्स में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी जो पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको करवा रहा हूँ, क्योंककि बुक्स और क्लासेस नोट्स मार्केट में इतना भरा पड़ा है कि आप जाएंगे तो आपको 10 तरह का नोट्स मिल जाएगा, लेकिन उसको पढ़ना और उसको तैयार करना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए मुझे लगता है क्वेश्चन से बेटर कुछ नहीं होता है, जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट अगर एक बार समझ गए आप तो फिर क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है कि बार बार आप क्वेश्चंस को ही रिपीट करें, क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे वही आपको फ़ायदा देगा एट लास्ट। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर देन आइस इज़ ड्यू टू। तो डेंसिटी जो है वाटर की ज़्यादा होती है आइस से, तो इसका रीज़न पूछा है। तो पहले तो जो एग्ज़ाम में जो एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है वो मैं देख लेता हूँ। उसमें लिखा है कि द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर देन आइस इज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा। तो H2O में पता है आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसकी वजह से ही ये जो है स्टेबल होता है। और आइस जो होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है तो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसका डेंसिटी जो है वो लेस हो जाएगी, तो डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है। और ये 29वां क्वेश्चन हो गया। फिर हम 30वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो
इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा है गैडोलियम का। तो गैडोलियम का देखिए एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसमें तो एफ ब्लॉक का लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का वो दोनों जो सीरीज़ है वो आप ट्रिक बना के उसको पूरा याद कर लीजिएगा। वो ट्रिक से ही याद हो पाएगा, और उसको आप ट्रिक बना लेंगे तो बहुत इजी रहेगा, एक बार में ही होगा। अगर ट्रिक आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे बताइएगा, ट्रिक मेरे पास है, मैं ट्रिक आपको बता दूंगा वीडियो बना के। तो बहुत इजी हो जाएगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा पूरा लेंथेनाइड पूरा एक्टिनाइड। तो इसमें इसका एक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जिनान हो गया 54, और उसके बाद 4f7 5d1 और 6s2। तो ये एक बार जब पढ़िएगा तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा सारे सबके एटॉमिक नंबर, और इसका सीरीज़ ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आपके बन जाएंगे अगर आपको पूरा याद रहेगा तो। फिर हम आते हैं 31st क्वेश्चन पे। 31st क्वेश्चन है कि द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन ऑफ अ कोलॉइड डिपेंड्स अपॉन। तो ये किस पे डिपेंड्स करता है? ये मैग्नीट्यूड और चार्ज के दोनों पे डिपेंड करता है। एक रूल होता है कि हार्डी का लॉ होता है एक, तो हार्डी का लॉ जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा अपने से। तो यहाँ पे उसी रूल के तहत बताया है कि साइन ऑफ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोएगुलेशन में, और कोएगुलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। तो इसका आंसर जो है मैग्नीट्यूड एंड चार्ज, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद हम 32 क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ 32 क्वेश्चन में दिया है कार्बन 14 डेटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन दैट। तो इसका आंसर जो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, मैंने एक्सप्लेनेशन देखा था इसका, काफ़ी लंबा था बुक में, तो वो मैं लिख नहीं पाया, तो उसको मैं पेज के पीछे अटैच कर दूंगा उसका आंसर लिख के, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। बहरहाल आप इसका आंसर यहाँ से जान लीजिए कि इसका आंसर होता है रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 इज़ कांस्टेंट। ये थोड़ा नया क्वेश्चन था, तो इसका आप एक बार अगर पढ़ लेंगे, कार्बन डेटिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। उसके बाद 33 क्वेश्चन, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हमें पता है कि जो है क्या होता है, तो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ग्रेफाइट में आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसमें एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है। और ग्रेफाइट का देखिए मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दिया है कि ग्रेफाइट हैज़ अ कोवेलेंट स्ट्रक्चर एंड ईच कार्बन एटम इज़ ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन बाय कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, ये भी याद रखिएगा आप। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। फिर हम आते हैं 34 क्वेश्चन पे। 34 क्वेश्चन देखिए, फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया। ये तो मतलब एमएससी में सबसे टॉप मोस्ट टॉपिक हुआ करता था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो इसमें पूछा है कि द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट। तो इसका आंसर है थर्ड, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियाई। तो इसमें जो है आंसर दिया है 4, लेकिन ये गलत लिख गया है, तो आप इसको पढ़िए जो है, द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटिडियम इज़ नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे लेंथेनम से लेंथेनाइड सीरीज़ में आप ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है इनका कि आयोनिक रेडियाइज जो है, रेडियस होता है वो कम होता चला जाता है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जिरकोनियम और हाफनियम का जो है सेम रेडियाई होता है। देखिए यहाँ पे जो है जो लेंथेनाइड में ये जिरकोनियम जो है वो 5वें पीरियड का है और हाफनियम 6ठे पीरियड का है, और इसीलिए मैंने इनकी रेडियाई की वैल्यू भी लिख दी है। तो जिरकोनियम की रेडियाई की वैल्यू देखिए 159 pm है और हाफनियम की 156। ओके, तो इसमें क्या है कि जब रेडियाई सेम है तो इनका जो बिहेवियर है तो सिमिलर केमिकल बिहेवियर इसमें शो करेगा। और रेडियस जो होता है, तो जो रेडियस पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती हैं जैसे कि लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, स्टेबिलिटी, ये सब जो है क्या होती हैं, सेम हो जाती हैं फिर, ठीक है। तो इसका आंसर जो है जिरकोनियम एंड हाफनियम ये दोनों होगा। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ड एज एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग एडिक्शन। तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स है एन एसिटिल पैरा अमीनोफिनॉल। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन इन्होंने पैरासीटामॉल का जो है नाम चेंज कर दिया
स्ट्रक्चरल जो है नाम चेंज कर दिया, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जो मैंने आपको देखिए, मैंने अपने वीडियोस डाले भी हैं इस पे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मैंने जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसमें पैरासीटामॉल पूरा अच्छे से पढ़ाया है। तो उसमें बताया था आपको एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, सारी दवाइयों के और ढेर सारे एग्जांपल्स बताए थे। देखिए वहीं से क्वेश्चन आया है। बस अगर आपको स्ट्रक्चर पता होता तो आप इसका आंसर कर लेते। तो इस चैप्टर को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, भी मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं है, उसके बावजूद आपको क्वेश्चन मिलने लगे हैं। जो मैंने अभी 10 वीडियो डाले हैं उसी में से। तो मैं बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि सिर्फ आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि नॉलेज लेने बैठेंगे तो इतना नॉलेज है कि फिर लेते ही रह जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा कभी वो। तो इससे बेटर है कि आप सिलेक्शन ले लें और नॉलेज लेते रहिएगा ज़िंदगी भर। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासीटामॉल। तो ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक दोनों की तरह काम करता है पैरासीटामॉल, ठीक है। तो ये होता क्या है कि एनाल्जेसिक का मतलब होता है जैसे पेन वेन में जो दवा खाते हैं हम उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। फीवर में भी खाते हैं एंटीपायरेटिक पैरासीटामॉल, ठीक है। ये मतलब तो आपको पता ही है, बस सबको पता है। लेकिन जो पैरासीटामॉल का यहाँ पे एन एसिटिल पैरा अमीनोफिनॉल लिख दिया, बस यही एक दिक्कत थी। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो में जाके उसका स्ट्रक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। और जितने एग्जांपल मैंने बताए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में वो सारे आपको रटे होने चाहिए। वहाँ से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है आना, आप उसको बार बार देख के प्रैक्टिस करिए। और हाइड्रोजन जो मैंने बताए हैं उसमें लगभग 80-70 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जो वो पूरे आपको तैयार होने चाहिए। उसमें से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। फिर हम आते हैं 36 क्वेश्चन पे। आप इसी से डिसाइड करिएगा कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ उसमें देखिए आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 36 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। तो नॉन स्टिक कुकवेयर में किसका यूज़ करते हैं हम लोग, ये तो पता ही होगा। तो इसका है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। जिन्होंने थोड़ा बहुत पॉलीमर पढ़ा है वो थोड़ा इसको कर लेंगे ईजिली। बाकी पॉलीमर भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। पॉलीमर भी मैंने उसका भी नोट्स बना लिया है पीजीटी के लिए। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन को ही टेफ्लॉन बोलते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा आप। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन क्या होता है, नोन एज टेफ्लॉन, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, पाइप्स, सीड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। तो ये देखिए इन्होंने सोर्स भी लिख के रखा है, लेकिन आप कितनी बुक खरीदेंगे, आपके पास कितनी बुक है जो आप सोर्स देखेंगे। तो मैं यहाँ आपकी इन चीज़ों को इजी कर दे रहा हूँ जिससे कि इससे देखिए आपको जो सॉल्व लिखा हुआ है, जो सोल्यूशन इन्होंने दिया है, इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस इन्होंने जहाँ जहाँ गलत आंसर दिया है, गलत कुछ लिख दिया है, मैं उसको भी करेक्ट कर दे रहा हूँ। तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। आप बस वीडियो देखते जाइए और फॉलो करते जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल वाला नोटिफिकेशन है वो ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे मेरा वीडियो मैं डालूँगा अपने चैनल पे तो वो जब नोटिफिकेशन तुरंत आपको आ जाएगा। अगर आप उसको नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि वीडियो कब आ रहे हैं, आपको बार बार चैनल पे आके देखना पड़ेगा। फिर है हमारा 38 क्वेश्चन। तो 38 क्वेश्चन में लिखा है कि इन बायोलॉजिकल प्रोसेस द रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू O2 इज़। तो इसका आंसर है देखिए फ्रेंड मैग्नीज। और इसका भी इन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया था, तो मैंने पढ़ा और इसके बाद इसका सोल्यूशन निकाला। तो इसका है वाटर ऑक्सीडेशन इज कैटेलाइज्ड बाय मैग्नीज, यही क्वेश्चन पूछा था, तो ये तो हो गया। फिर इसके आगे है कंटेनिंग को फैक्टर कंटेन्स इन फोटोसिस्टम सेकेंड, तो नोन एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो जो लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो मेरे वीडियो को कई बार सुन लेंगे तो वो आराम से इसको लिख लेंगे। जो जो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसीलिए सारी चीज़ें बोल दे रहा हूँ कि आपको लिखने में कोई समस्या ना हो। फिर है टॉटोमेरिज्म विल बी एक्सिबिटेड बाई। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है कि जो इस जैसे कि ये देखिए चौथा ऑप्शन है तुम्हारा RH2NO2। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है और इनकी पोजीशन में डिफरेंस हो जाता है। तो द स्ट्रक्चरल आइसोमर विच डिफर इन द रिलेटिव पोजीशन एट दियर एटम्स and are in dynamic equilibrium are called tautomers and the phenomena is known as टॉटोमेरिज्म। तो ये नाइट्रो फॉर्म है, एसी फॉर्म है। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार आप बना लीजिएगा। तो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि आइसोमेराइजेशन से भी ये क्वेश्चन तो आना ही है आइसोमर्स से, तो इसको देख लीजिए, बहुत छोटा चैप्टर रहता है वो। तो जो लोग पढ़े होंगे ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो मैं अपने चैनल पे उसके वीडियोज़ डालूंगा, उसके क्वेश्चन डालूंगा जब चैप्टर वाइज में, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं 40 क्वेश्चन पे। द कॉमर्शियल गैसोलाइन कंसिस्ट ऑफ। तो गैसोलीन
क्या होता है, गैसोलीन जो है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होता है। तो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन आर मोर डिज़ायरेबल बिकॉज दे आर वोलेटाइल। तो गैसोलीन क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कॉमर्शियल गैसोलीन कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। फिर है द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अ प्राइमरी एमाइड एंड क्लोरोफॉर्म विथ KOH। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन में एमाइड की जगह जहाँ तक मुझे लगता है एमीन होगा, क्योंकि एमाइड का तो मुझे नहीं लग रहा था। तो ये प्राइमरी एमीन के साथ जो है ये रिएक्शन करके ये बनाता है आपका आइसोसाइनाइड, जिसे कि हम कार्बिल एमीन बोलते हैं। तो पेपर या तो प्रिंटिंग में गलत हो गया होगा, जैसा भी हो। तो आप इसको देख लीजिए, मैंने एमाइड की जगह ऊपर एमीन इसलिए लिख दिया है। और व्हेन अ प्राइमरी एमीन इज़ हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH इट फॉर्म्स कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन ही देखिए आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है, मैंने रिएक्शन भी लिख दी है, RNH2 + CHCl3 + 3KOH। फिर बनेगा आपका आइसोसाइनाइड RNC + 3KCl + 3H2O। ओके फ्रेंड्स, तो जिसको लिखना है वो मैं बोल दे रहा हूँ, वो लिख भी लेगा। नहीं तो आप बार बार वीडियो देख के, अगर 2 बार दिन में देख लेंगे वीडियो, तो आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एन एल्काइन इज़ ड्यू टू। तो सिलेंड्रिकल शेप जो है एल्काइन का किसकी वजह से होता है। एल्काइन में आपको पता है क्या होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स। तो इसकी वजह से ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बोनेट होते हैं एल्काइन। तो इन एल्काइंस देयर इज़ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स बिटवीन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बोनेटम एटम। तो कार्बन कार्बन में 1 सिग्मा, और जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई 1 पाई, और फिर इसमें 1 सिग्मा 2 पाई ऐसे होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, सबको पता है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो जो हमारे ब्लड है वो रेड होने का रीज़न हीमोग्लोबिन ही है। ये हमारे ब्लड को रेड करता है और ये प्रोटीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हीमोग्लोबिन का बहुत ही कॉमन जो है क्वेश्चन था। फिर है इन द रिएक्शन I2 + I- एरो I3-। तो इसमें पूछा है कि लुईस बेस क्या है इसमें। तो पहली चीज़ ये देख लीजिए, लुईस बेस क्या होता है। तो लुईस बेस क्या होता है, लुईस बेस इज डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, और तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि I- जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है किसको, I2 मॉलिक्यूल को। इसलिए I- क्या हो जाएगा, लुईस बेस, और I2 क्या हो जाएगा यहाँ, लुईस एसिड। ओके, फिर इसका आंसर हो जाएगा I-। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था, कई एग्ज़ाम में आया है ये। फिर है कि ये केमिकल काइनेटिक्स का था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाता मैं तो पूरा, क्योंकि इन्होंने तो शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, और जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें इसको सॉल्व करके हम वहीं पे क्वेश्चन एक बार आपको बता देंगे। 45th क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 = 2NH3 is K। Then the equilibrium constant for the reaction NH3 equal to 1/2 N2 + 3/2H2 is। तो इसका आंसर इन्होंने 4th 1/√K दिया है। जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है वो अपने सॉल्व कर लेंगे, और जिनसे नहीं होगा तो वो मेरे वीडियोस आने का वेट करें। जब केमिकल काइनेटिक्स आएगा तो मैं उसमें ये डिस्कस करूँगा एक्सप्लेन करके, तो उस समय आप देख लीजिएगा। और आप अपने से तो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होंगे मेरे अलावा भी, तो आप उसको पढ़ते रहिए और साथ में मेरे वीडियोस से क्वेश्चन करते रहिए, तो बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग क्वेश्चंस करते हैं फाइनली जीत उन्हीं की सुनिश्चित होती है, ये आप जान लीजिए। पढ़ने वाले कभी सिलेक्शन नहीं पाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं करते हैं वो सिलेक्शन कभी नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन करना ही ज़रूरी है। आपको डेली कम से कम एक नियम बनाइए कि आपको 50-100 क्वेश्चन आज से जब तक पेपर नहीं होता है तब तक करने ही करने हैं, तभी आप कुछ मतलब अच्छे नंबर पा पाएंगे और एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर हम आते हैं कि 46 क्वेश्चन पे, द अमोनिया इज़ ड्राइड ओवर। तो इसका आंसर है क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अमोनिया जो है जब पास करते हैं तो क्विकलाइम में, तो ये ड्राई हो जाता है। तो यही पूछा था। तो क्विकलाइम पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ देता हूँ, सही एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें।
मॉइस्चर कंटेनिंग अमोनिया इज ड्राइड ओवर क्विकलाइम, concentrated H2SO4 P2O5 CaCl2 cannot be used since they react with ammonia. ओके, तो आपको एनहाइड्रस CaCl2 होगा, यहाँ वैसे लिखा नहीं है बट ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा क्विकलाइम. फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 47 क्वेश्चन है, द मोस्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑफ द फॉलोइंग इज. तो सबसे ज़्यादा इसमें पूछा है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन किसका होगा. तो सबसे ज़्यादा किसका मास होता है, ये देखिए आप, सबसे ज़्यादा मास होता है अल्फ़ा रेस का. तो जिसका जब मास ज़्यादा होगा उसका आयोनाइजिंग रेडिएशन ज़्यादा होगा. तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा अल्फ़ा रेस, फिर बीटा रेस, फिर गामा रेस. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट अल्फ़ा रेस, बिकॉज ऑफ लार्ज मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स. ठीक है, तो अल्फ़ा रेस सॉरी, तो इस वजह से इनका जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन ज़्यादा हो जाएगा. फिर 48 क्वेश्चन पे आते हैं हम. 48 क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट ईजिली अटैक्ड बाई एन इलेक्ट्रोबाइट. कुछ हाँ इलेक्ट्रोबाइट, तो सबसे इजीली किस पे अटैक होगा ये पूछा है. तो CH3 ग्रुप यहाँ पे जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन. तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा. और क्योंकि बेंजीन के पास क्या होता है, बेंजीन हैविंग एनी एक्टिवेटिंग ग्रुप दैट इज OHR अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन. अगर उस पर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा रहता है -I, और ये हम लोग पढ़े होंगे ना, इंडक्टिव इफेक्ट, मेरिक इफेक्ट. जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस. तो ये सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, वो बातें हैं या जो जो पॉइंट हैं, वो सारा मैं आपको बता दूंगा. और यहाँ पे एक देखिए क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर क्या है. ये देखिए, एक तो ये फिनॉल है, और आपका ये टालुइन है, बेंजीन है, और फिर ये क्लोरोबेंजीन है. तो इसका ऑर्डर पूछ लेता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए. तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें दिया है ना प्लस, ये जो है OH क्या है कि -I -M दोनों शो करता है, इस वजह से जो है ये ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है. तो सबसे पहले वो फिनॉल, फिर मिथाइल. तो ये सीरीज़ जो है, जो मैंने ऑर्डर दिया है सीक्वेंस, ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से लिख दिया है. तो और ये जो क्लोरोबेंजीन होता है, इसमें +C और +M क्या करता है, ये डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को. तो इस वजह से ये सबसे स्लो देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और फिर हम आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड टॉलुइन, थर्ड ऑप्शन. फिर है 49th क्वेश्चन. 49th क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर एरीन्स. तो एरीन्स पहले जान लीजिए क्या होते हैं. एरीन्स आपके होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. तो एरोमेटिसिटी जो है क्या होता है कि ये ग्रेटर, इसका आंसर पहले देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. तो एरीन्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनसैचुरेटेड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू रिजोनेंस. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इससे इनकी रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देते हैं, बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट कायरल कार्बन एटम. तो इसका आंसर हो जाएगा कायरल कार्बन. आपको पता ही होगा, जिसके चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों. कार्बन एटम अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर नोन एज कायरल कार्बन. ये तो बहुत इजी है, जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शायद यही पढ़ते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट. ओके, फिर है आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई. तो ये जो है आर्हीनियस इक्वेशन तो सबने ही पढ़ा होगा. तो आर्हीनियस इक्वेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन होगा. तो विद द हेल्प ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन, तो इवेल्युएटिंग रेट कॉन्स्टेंट्स एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर. तो इसका फार्मूला भी यहाँ पे दिया है, log K2/K1 इज इक्वल टू EA. यही होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और अपॉन R 1/T1 - 1/T2, वेयर K2 एंड K1 आर वेलोसिटी कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 T1 रिस्पेक्टिवली. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर. फिर है फ्रेंड्स 52 क्वेश्चन, एस्पिरिन एन एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट ऑफ.
तो एस्पिरिन जो है पूछा है किसका प्रोडक्ट है। तो एस्पिरिन किससे बनता है? एस्पिरिन बनता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से, जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन में लिख भी दिया है ये रिएक्शन कैसे बना है आपका एस्पिरिन। तो सैलिसिलिक एसिड है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्लस CH3COCl। तो यहाँ पे आपका बन गया है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन आप देख लीजिएगा, रिएक्शन कर लेंगे एक बार। तो एस्पिरिन क्या होता है? एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नोन एज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो मैंने रिएक्शन भी लिख दी है। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम में जो है कभी कभी इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है एस्पिरिन का। तो रिएक्शन भी आपको पता चल गई, यहाँ स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया है। ये फ्रेंड्स ऊपर OCOCH3 है और COOH वैसे ही है। तो OH से यहाँ पे OCOCH3 हो गया है। अब यहाँ मैकेनिज्म तो हो नहीं सकता था, तो आंसर ही अभी आप देखिए। और इसके अलावा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना सफिशियंट है उस क्वेश्चन के लिए। और आप लोग भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता है। तो मेरा एक तरीका है कि कुछ चीज़ें आपको मतलब इतना इजी फॉर्म में मिले कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, जिससे आप ज़्यादा अपने लक्ष्य की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिलायंस। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटामाइड। सॉरी सर, इसका आंसर हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर, डाई यहाँ मिथाइल ईथर दिया है लेकिन ये होगा डाई इथाइल ईथर। तो पहली चीज़ क्या है कि डाई इथाइल ईथर में क्या होता है, इनके ऑल कार्बन जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। और जो मिथाइल एसीटेट है और एसिटोनाइट्राइल है और एसिटामाइड है, इन तीनों के बाद ये जो है अनसैचुरेटेड कार्बन होता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कार्बन होने की वजह से क्या होता है कि इस पर न्यूक्लियोफाइल जो है आसानी से अटैक कर सकता है। और जो डाई मिथाइल ईथर होता है इस पर सैचुरेटेड कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डाई इथाइल ईथर। ये आपका डाई मिथाइल लिख गया है लेकिन यहाँ पे डाई इथाइल ही होगा, मैंने चेक किया। तो ये क्वेश्चन और ये 2 बार एग्जाम्स में आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिलायन। तो इसका आंसर हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। बाकी तीनों के पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग 53 क्वेश्चंस तक अभी करते हैं। और अगर जो है मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट वीडियो जो अब बनाऊँ इसका तीसरा, उसमें पूरा कवर कर दूँ। तो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इसके, थोड़ा बड़ा वीडियो वो बनेगा बट एक में हो जाएगा तो बेटर है। और तब तक आप लोग इसके पहले वाला पार्ट और ये पार्ट से जितने क्वेश्चन मैंने ये बताए हैं आप इनको कर लीजिए। और इसका मैं जो PDF कई लोग मांग रहे थे, क्योंकि लोगों को दिखने में शायद कुछ इश्यूज़ हैं कि विजिबल नहीं है सही से। तो मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये विजिबल हो आपको। और अगर विजिबल नहीं होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको भेजता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और तब तक आप लोग इसको रिवीजन करिए और जितने भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ज़रूर पढ़िए। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन साथ में जो मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ आप इसको ज़रूर देखिए। ज़ाहिर है एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि अभी मुझे क्या और प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको समझने में या मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, जिससे कि मैं भी इम्प्रूव कर सकूं अपने चैनल को। और थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।